उसके आगे आप ये देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका शीट दिख रहा है जिसमें आपको कॉलम हेडिंग्स दिख रही हैं ABCDEFG और रो नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4। कलेक्टिवली इनको हम रो कॉलम हेडिंग्स कहते हैं, रो एंड कॉलम हेडिंग्स। तो कभी भी अगर आप वर्ड सुने रो एंड कॉलम हेडिंग्स तो ये बात होती है ABCD या इन नंबर्स की। बाय डिफॉल्ट ये जो रो और कॉलम हेडिंग्स होते हैं ये नॉन प्रिंटेबल होते हैं, माने अगर आप एक शीट का प्रिंट आउट निकालें तो ये कभी भी प्रिंट नहीं होते और रेयरली ही इसकी जरूरत होती है। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि जब आप शीट का प्रिंट आउट निकालें तो कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग दोनों प्रिंट हों, तो उसके लिए आपको ऑप्शन के थ्रू जाके कहना पड़ेगा कि ये प्रिंट हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि रो कॉलम हेडिंग भी प्रिंट आउट में प्रिंट हो तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ से व्यू ऑप्शन। व्यू में आप आइए और यहाँ पर, बल्कि व्यू में भी ना आइए, पेज लेआउट में आ जाइए, यहाँ मिलेगा आपको पेज लेआउट टैब पे आप क्लिक करिए और यहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा जिसका नाम है शीट ऑप्शंस। शीट ऑप्शंस के इस ग्रुप में अगर आप देखें तो देखिए हेडिंग्स का एक यहाँ पर आपको दिया है कमांड और उसमें एक चेक बॉक्स दिया है प्रिंट। और ये चेक बॉक्स अभी डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड इसीलिए है, वो कह रहा है कि भाई हम प्रिंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको इसे प्रिंट कराना है तो इस चेक बॉक्स को भी आप इनेबल कर देंगे, इस पर टिक लगा देंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। और अब जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपके रो कॉलम हेडिंग्स भी प्रिंट होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आपको इसके पहले एक चेक बॉक्स दिख रहा है व्यू, और व्यू पे पहले से आपने देखा था कि टिक लगा हुआ था। तो टिक लगा हुआ इसका मतलब ये व्यू हो रही है, और व्यू हो रही है तभी तो यहाँ पर दिख पा रही है। तो इसको अगर आपको मान लीजिए देखना ही नहीं है, आप चाहते हैं कि हम शीट में काम कर रहे हैं लेकिन हमें रो कॉलम हेडिंग नहीं चाहिए, हमें कंफ्यूजन होता है, हमको नहीं रखना है, तो अगर आप इसको सामने रखना ही नहीं चाहते हैं तो इसका डिस्प्ले भी यहाँ से हटाया जा सकता है बाय क्लिकिंग ऑन दिस व्यू चेक बॉक्स। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये टिक हट जाएगा, और जैसे ये टिक हटेगा तो देखिए रो कॉलम हेडिंग्स भी यहाँ से हट जाएंगी। तो इस तरीके से आप डिस्प्ले भी खत्म कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो इनेबल ही होता है, और अगर आप चाहें तो प्रिंटिंग में भी इस रो कॉलम हेडिंग को इनेबल या डिसेबल किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है। तो ये सिर्फ इसीलिए नहीं है, मान लीजिए किसी का सिस्टम आपने यूज किया या ऑफिस में आपको जो सिस्टम मिला, आप सपोज वहां पे रो कॉलम हेडिंग आपको नहीं दिख रही है और आपको तो हैबिट है कि वो रो कॉलम हेडिंग देखने की, आपका काम उस पर डिपेंड करता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई हमने तो जब पढ़ा था हमारे घर में जो कंप्यूटर है उसमें तो एक्सेल में रो कॉलम हेडिंग दिखती है, पता नहीं इस कंप्यूटर में क्यों नहीं दिख रहा। तो वो नहीं दिख रहा है क्योंकि जो इस सिस्टम को यूज कर रहा था उसने इस ऑप्शन को डिसेबल किया है। तो आपको बॉदर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप सीधे पेज लेआउट टैब में आइए और यहाँ से व्यू वाले चेक बॉक्स को टिक करिए, और इसको फिलहाल हम हटा दे रहे हैं, और बस इसके बाद आप देखेंगे कि रो कॉलम हेडिंग्स आपको दिख रही हैं। इसी तरह से शीट्स पर ये जो ग्रिड्स दिख रही हैं आपको, ये ग्रिड लाइंस कहलाती हैं, आपको दिखाई दे रही हैं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऑन होती हैं। कहाँ ऑन होती है, यहीं पर ये ग्रिड लाइंस देखिए, और यहाँ पर व्यू पे टिक लगा हुआ है। टिक लगा है मतलब कि आपकी जो ग्रिड्स है ये इनेबल्ड है। अगर आपको इसमें काम नहीं करना है, माने वैसे तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जब आप शीट पे काम करते हैं तो आप मान के चलते हैं कि रो कॉलम में काम हो रहा है, और रो कॉलम मतलब उसके बॉर्डर्स भी तो दिखने चाहिए। पर अगर आपको सपोज कुछ ऐसा काम करना है कि आप नहीं चाहते कि ये ग्रिड दिखाई दे, तो दिखाना ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पर टिक जो लगा हुआ है इसे हटा देंगे। और जैसे ही टिक हटा देंगे तो देखिए ये शीट जो है एकदम प्लेन पेज की तरह हो गई। लेकिन पेज नहीं बना है, अभी भी ये शीट ही, काम अभी भी सेल बाय सेल ही होगा, लेकिन वो दिख नहीं रही है बस आपको ग्रिड्स, बाकी काम वैसे ही होगा। तो कभी भी अगर आपको ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए तो यहाँ से व्यू टैब को डिसेबल कर सकते हैं, व्यू ऑप्शन पे डिसेबलिंग कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट जैसे रो कॉलम हेडिंग नहीं प्रिंट होती है वैसे ही शीट की ग्रिड्स भी प्रिंट नहीं होती हैं। शीट का अगर आप प्रिंट आउट निकालें, जैसे मान लीजिए यहाँ भी हमने कुछ भी लिख दिया XYZ, और हम कहते हैं कि चलिए इसका प्रिंट आउट देखते हैं, तो जब हम इसका प्रिंट आउट देखते हैं तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, ऑफिस लोगो पे क्लिक करें, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दें, सीधे आपको ये आपके प्रिंट प्रीव्यू विंडो में ले जाएगा। और यहाँ देखिए आप शीट का प्रिंट आउट का पहले का व्यू देख रहे हैं जिसमें कंटेंट तो प्रिंट हो रहा है लेकिन वो ग्रिड्स नहीं प्रिंट हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट जो है ये ग्रिड्स प्रिंट नहीं होती हैं, पर आप चाहते हैं कि वो ग्रिड्स प्रिंट हो तो उसके लिए इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे, इस पर टिक लगा देंगे। टिक लगाने पर क्या होगा कि अब जब आप इसे प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो ये ग्रिड्स प्रिंट होती हैं। लेकिन इसकी भी जरूरत हमें कम पड़ती है क्योंकि देखिए होता क्या एक्चुअली कि अगर आप ग्रिड प्रिंट कराते हैं तो ग्रिड वहां भी प्रिंट हो रही होती है जहां आपने काम नहीं किया है। अब हो सकता है आपने दो कॉलम का टेबल बनाया होता और उसमें काम किया होता, लेकिन ग्रिड प्रिंट कराने पर तो वो यहाँ भी प्रिंट कर रहा है जहां आपने काम नहीं किया है।
तो इससे अननेसेसरीली आपकी प्रिंटर की इंक, आपकी टोनर की इंक जा रही है और देखने में भी खराब लग रहा है, क्योंकि काम जितने में किया उतने में ही टेबल अच्छी लगती है देखने में, जहां काम ही नहीं किया तो वो काइंड ऑफ कंफ्यूजन है हमारे लिए। पर अगर आपको चाहिए ऐसा तो आप प्रिंट करा दीजिए, और अगर आपको नहीं चाहिए तो बस यहाँ से, इसीलिए अगर इतना ही इम्पोर्टेंट होता और जरूरी होता तो ये ऑप्शन पहले से ही टिक होता, लेकिन ये चॉइस पे इसीलिए डाला हुआ है कि जरूरत के हिसाब से, जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन अगर आपको करना ही हो तो आप प्रिंट करा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि फिर अगर हम ये ग्रिड्स प्रिंट नहीं कराएंगे तो टेबल प्रिंट कैसे होगी, उसका तरीका क्या होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ग्रिड्स के बारे में बताया कि बाय डिफॉल्ट ग्रिड्स का डिस्प्ले ऑन होता है, प्रिंटिंग ऑफ होती है, हेडिंग्स का डिस्प्ले ऑन होता है, प्रिंटिंग ऑफ होती है। पर अगर आप चाहें तो दोनों की प्रिंटिंग ऑफ ऑन कर सकते हैं और डिस्प्ले ऑफ भी कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है, सिर्फ पेज लेआउट में शीट ऑप्शंस के ग्रुप में आकर के यहाँ पर ये काम किया जा सकता है। यस। इसके बाद अगर हम इसी शीट के थोड़ा बिल्कुल नीचे ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए शीट का नाम लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, शीट 1। शीट 1। ये जगह जहां पर शीट का नाम डिस्प्ले हो रहा होता है, इस जगह को हम कहते हैं शीट टैब। ये हिस्सा शीट टैब कहलाता है, और जितनी शीट्स आप इंसर्ट करते जाते हैं उतने ही शीट टैब्स बनते जाते हैं, और शीट टैब पर डिफॉल्ट शीट नेम आता रहता है, जैसे शीट 1। अब एक आपको नई वर्कशीट आप इंसर्ट करेंगे तो शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 एंड सो ऑन। तो जितनी भी शीट्स आप इंसर्ट करते जाएंगे नंबरिंग के अकॉर्डिंग वो शीट आती जाएंगी और टैब्स पर उनके नेम्स डिस्प्ले होते रहेंगे। तो शीट टैब्स, और आप उन्हें मतलब इंसर्ट भी कर सकते हैं। अभी तो आपको एक ही शीट दिख रही है, लेकिन अगर आपको और शीट्स चाहिए तो नई शीट आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि स्प्रेडशीट पैकेज है, एक शीट ही इतनी बड़ी है कि इतना सारा एरिया मिल रहा है, लेकिन जरूरत के हिसाब से हम नई शीट्स को इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करना है तो उसके कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, अगर आपको एक ब्लैंक शीट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, होम टैब में ही रहेंगे, और यहाँ पर देखिए एक ग्रुप है सेल्स ग्रुप। सेल्स ग्रुप में जब आप आएंगे तो यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट शीट केस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इंसर्ट शीट केस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही शीट 1 जो पहले थी उसके तुरंत पहले, बाद में नहीं, पहले एक शीट इंसर्ट हो गई, और देखिए नंबरिंग उसी के अनुसार आ गई। शीट 1 थी तो अब शीट 2 आ गई। एक बार और कर देंगे तो शीट 3 हो जाएगा, एक बार और कर देंगे तो शीट 4 हो जाएगा। तो इस तरह से शीट इंसर्ट होती चली जाएगी। अब दूसरा तरीका क्या है, ये तो आपने ऐसे इंसर्ट किया, एक नई शीट इंसर्ट करनी है तो जहां भी इंसर्ट करनी है, जैसे शीट 4 पे हम हैं, अब हमें एक नई शीट इंसर्ट करनी है तो इसी शीट टैब पर पॉइंटर रखेंगे और लेफ्ट के बजाय राइट क्लिक करेंगे। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें एक सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखता है शीट इंसर्ट। इस पर भी जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए वर्कशीट यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वर्कशीट। बस इस पर, ये सिलेक्शन तो है ही है, यहाँ से ओके करना है। ओके करते ही करंट शीट जो हुई थी उसके पहले एक नई वर्कशीट इंसर्ट हो गई। अब इसके पहले चाहिए तो फिर इंसर्ट, ओके, इसके पहले चाहिए तो फिर इंसर्ट, राइट क्लिक, इंसर्ट, ओके। तो इस तरह से शीट इंसर्ट कर सकते हैं। पर आपने देखा कि दोनों काम करने के लिए आपकी डिपेंडेंसी माउस पे बनी हुई है, आप माउस से क्लिक कर रहे हैं तभी आप एक नई शीट इंसर्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक नई शीट इंसर्ट करनी है विदाउट डिपेंडिंग ऑन माउस, तो आप एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, और एक नई शीट को इंसर्ट करने का शॉर्टकट है इंसर्ट न्यू वर्कशीट। के लिए शॉर्टकट जो प्रेस किया जाएगा दैट इज शिफ्ट प्लस F11। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, शिफ्ट F11 इज द शॉर्टकट दैट विल हेल्प यू टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। आप शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे और आप एक नई वर्कशीट अपने वर्कबुक में इंसर्ट करा सकेंगे। कैसे इंसर्ट करेंगे हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम शीट 7 पर हैं, अब माउस कहीं रखने की जरूरत नहीं, पॉइंटर कहीं माउस से मतलब ही नहीं है, सीधे शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे। तो शीट के साथ F11 प्रेस करते ही शिफ्ट के साथ ये देखिए शीट 8, शीट 9, शीट 10, शीट 11, शीट 12, जितनी बार शिफ्ट F11 प्रेस होगा उतनी बार शीट्स इंसर्ट होती चली जाएंगी, और सारे शीट टैब्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? यस मैम। अभी टोटल कितनी वर्कशीट्स है हमारे इसमें वर्कबुक में? 23। तो इसका मतलब शीट 1 से लेके शीट 23 तक के टैब्स दिखने चाहिए, लेकिन फिलहाल तो सारे नहीं दिख रहे ना।
यस मैम। क्यों? क्योंकि भाई जब इतनी शीट्स इंसर्ट करेंगे तो लिमिटेड स्पेस है शीट टैब्स का, तो उसमें जितनी सामने आ सकती है उतनी दिख रही हैं। पर आपको हो सकता है शीट 23 से शीट 22 में जाना हो या प्रीवियस किसी वर्कशीट में जाना हो। तो अगर आप किसी एक शीट में हैं और आपको उस शीट के राइट हैंड पर जाना है, मतलब प्रीवियस वर्कशीट पे जाना है, तो प्रीवियस वर्कशीट पे जाने के लिए भी आपके पास एक शॉर्टकट है। वैसे तो आप क्लिक भी कर सकते हैं, जैसे शीट 23 पे थे और शीट 22 पे जाना है तो क्लिक कर दीजिए, लेकिन क्लिकिंग का ऑप्शन वहीं तक तो अवेलेबल है जहां तक दिख रहे हैं। अब मान लीजिए हम शीट 21 में हैं या हम हैं शीट 23 में थे और हमें शीट 22 पे जाना है, तो माउस का इस्तेमाल यदि हम नहीं करना चाहते तो देखिए हम एक शॉर्टकट प्रेस करेंगे। अब हम कौन सी शीट में आ गए? शीट 22 पे आए ना। आपने देखा कि शीट 22 का जो नाम है टैब वो हाईलाइटेड है ना? यस तो ये देखिए अब हम माउस का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, माउस का पॉइंटर तो ये रखा है, हम सिर्फ शॉर्टकट प्रेस कर रहे हैं और हम करंट शीट के बाद वाली वर्कशीट में आ रहे हैं। इसी तरह से हम शॉर्टकट प्रेस कर रहे हैं और करंट शीट के पहले वाली वर्कशीट में आ रहे हैं विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ माउस। तो इसके लिए आपके पास शॉर्टकट है। अगर आपको प्रीवियस वर्कशीट में जाना है, करंट शीट के पहले वाली वर्कशीट में जाना है, या हम कह सकते हैं कि करंट शीट के लेफ्ट में जाना है, तो इसके लिए हम शॉर्टकट प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप। जैसे अभी हम शीट 18 पर हैं और हमें 19 पे आना है, तो कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल दबा के रखा, पेज अप एक एक करके प्रेस कर रहे हैं, तो ये देखिए प्रीवियस वर्कशीट पे जा रहे हैं। और अगर हमें राइट हैंड की तरफ मूव करना है, गो टू द राइट हैंड ऑफ शीट, तो इसके लिए जो शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो कोई बॉदरेशन ही नहीं है। ये देखिए हम शीट 23 में है, 22 में जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन से हम पिछली वर्कशीट में जा रहे हैं और कंट्रोल पेज अप से हम अगली वर्कशीट में जा रहे हैं या लेफ्ट और राइट में मूव कर रहे हैं। तो इतना आसान होता है एक शीट से दूसरी शीट में जाना। आप माउस के बिना भी ये काम फटाक से कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखें कि शीट टैब के लेफ्ट हैंड पर अगर ध्यान दें तो यहाँ कुछ बटन्स बने हुए हैं। ये बटन्स भी आपको एक शीट से दूसरी शीट में स्क्रॉल करने में हेल्प करते हैं। इनको हम शीट टैब स्क्रॉल बटन्स कहते हैं, जिसमें देखिए बीच में दो एरो बने हैं, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है एक राइट की तरफ जा रहा है, और किनारे भी दोनों एरो बने हैं, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है एक राइट की तरफ जा रहा है। बीच वाले जो एरो हैं ये शीट बाय शीट मूव करने के लिए हैं। करंट शीट से राइट में जाने के लिए इधर, अब आप राइट हैंड पे मूव कर रहे हैं, और लेफ्ट में जाने के लिए इधर। ये जो बटन है ये राइट मोस्ट, सबसे राइट हैंड पे सबसे लास्ट जो शीट पड़ी हुई है उस पर जाने के लिए एक ही बार में, और ये सबसे पहली वर्कशीट मतलब लेफ्ट मोस्ट शीट पे जाना है तो इधर, और राइट मोस्ट शीट पे जाना है तो इधर एक बार में ही क्लिक करके पहुंचेंगे। यहाँ एक एक बार पहुंचेंगे, एक एक करके जाएंगे, यहाँ से एक बार में पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ एक एक करके राइट में बढ़ रहे हैं, यहाँ से एक बार में सबसे राइट हैंड वाली शीट पर चले जाएंगे। तो ये जरूरत के हिसाब से होता है। अगर आपको मान लीजिए अब हम यहाँ पर बैठे हैं शीट 10 पर और हमें शीट 5 पे जाना है, तो जाहिर सी बात है कि हम 1 बाय 1 ही जाएंगे, है ना? लेकिन अगर हमने कहा हम शीट 5 पे हैं और हमें शीट 23 पे जाना है, तो हम 1 बाय 1 जाने में क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे? हम क्लिक करेंगे यहाँ पर और हम एक बार में शीट नंबर 23 पे आ जाएंगे। तो ये चॉइसेस हैं आपकी, आप जैसे काम करना चाहें, तरीके आपको बता दिए गए, इस तरीके से आप काम करते हैं। क्लियर है आप सबको? यस मैम। इसके बाद में अगर आप इसी जगह पर ध्यान दें तो शीट टैब के लेफ्ट हैंड पे तो आपने ये बटन देखे, लेकिन शीट टैब के राइट हैंड पर अगर आप ध्यान दें तो पहले आपको क्या मिलती है? ये स्क्रॉल बार मिलती है जिससे कि आप स्क्रॉल करते हैं, और उसके नीचे एक स्टेटस बार होती है जिसमें आप कुछ चीजें देखते हैं। क्या चीजें देखते हैं? जैसे स्टेटस बार की खासियत ये होती है कि बाय डिफॉल्ट 3 कैलकुलेशन का रिजल्ट ये यहीं पर आपको दिखाता रहता है। 3 कैलकुलेशन मतलब जैसे अगर अभी हमने यहाँ पर कुछ नंबर लिख दिए, कुछ टेक्स्ट भी लिख दिया,
छोटी छोटी वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर हम इतने पूरे एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो 3 कैलकुलेशन का रिजल्ट हमें स्टेटस बार पे दिखने लगता है। जब तक सिलेक्ट नहीं करते तब तक नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें, एवरेज। यानी जो रेंज आपने ऊपर सिलेक्ट की है उन रेंज में, उस शीट के सिलेक्टेड एरिया में जितने भी नंबर लिखे हैं उन नंबरों का उसने एवरेज आपको निकाल दिया। आपको एवरेज निकालना आता है ना वैसे तो सब लोगों को? तो एवरेज का फॉर्मूला सभी को पता है कि एवरेज मतलब हम क्या करते हैं, पहले हम टोटल करते हैं और जितनी वैल्यूज होती हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं। यस मैम। है ना? तो लेकिन आपको कोई तामझाम में पढ़ना ही नहीं पड़ा, आपने एक एरिया सिलेक्ट किया, उस एरिया में जितने भी नंबर लिखे थे एक्सेल ने खुद ही उनको ऐड किया और जितनी संख्या थी, मतलब जैसे 5 से उसको डिवाइड किया क्योंकि 5 प्लेसेस पर नंबर्स लिखे थे, और आपको यही उसने रिजल्ट एवरेज के फॉर्म में दे दिया। दूसरा कैलकुलेशन होता है यहाँ पे काउंट। काउंट का मतलब ये है कि ये आपको गिन करके बताता है कि आपने टोटल कितनी सेल्स सिलेक्ट की हुई है। यानी जो रेंज हम सिलेक्ट करते हैं उसमें सेल्स की गिनती करके बताता है, लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि ये गिनता उन्हीं सेल्स को है जिनमें कोई नंबर लिखे, मतलब कोई कुछ लिखा हुआ है, चाहे नंबर लिखा हो चाहे टेक्स्ट लिखा हो, ब्लैंक सेल्स को ये नहीं गिनता है। ये देखिए अभी इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 8। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स तो 10 सिलेक्ट किए हमने, लेकिन 8 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 2 सेल्स इसमें जो है ब्लैंक पड़ी हैं, तो ये ब्लैंक सेल्स को नहीं गिनता है, ये केवल उन्हीं सेल्स को गिनता है जिनमें कुछ भी लिखा हो। और कुछ भी में मतलब नंबर लिखा होगा तो भी गिनेगा, टेक्स्ट लिखा है तो भी गिनेगा। ये देखिए हम इससे कितना भी बड़ा एरिया सिलेक्ट करें, काउंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेंज में केवल 8 ऐसी सेल्स हैं जिनमें आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। क्लियर? यस। तीसरा है यहाँ पर हमें जो दिखाता है, दैट इज सम। तो जो भी हमने सेल सिलेक्ट किए, जैसे एवरेज उसने दिखाया तो नंबर सेल्स को उसने ऐड कर दिया और आपको रिजल्ट बता दिया कि भाई इसका आंसर कितना है, 13। तो 6 + 7 = 13। हम अपने जज भी कर सकते हैं हमारे आंसर को कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्टेटस बार में सबसे पहले तो वो आपको 3 कैलकुलेशंस का रिजल्ट दिखाता है अगर आप कोई एरिया सिलेक्ट करते हैं तो। अब एरिया ही हमने ऐसा सिलेक्ट किया जिसमें कोई नंबर नहीं लिखा है तो फिर वो गिन के ही बता देगा। फिर एवरेज और सम का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि एवरेज और सम टेक्स्ट का थोड़ी ना होता है, नंबर्स का ही होता है ना? ये तो बहुत ही लॉजिकल चीज है। पर अगर आपने रेंज में कुछ नंबर सिलेक्ट किए हैं तो वो आपको तीनों चीजों का बताएगा, एवरेज भी निकालेगा, सम भी निकालेगा और गिन के भी बताएगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर यूज करते हैं। ये 3 हमारे आउटपुट्स ये देखते हैं, जो आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती नहीं है, आप वैसे ही इनका यूज कर लेते हैं। हालांकि आप कैलकुलेशन भी करेंगे लेकिन ऐसे भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में अगर आप देखें तो इसी बार में 3 और बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, 3 बटन्स आर देयर ऑन द स्टेटस बार। तो ये जो 3 बटन्स हैं ये 3 व्यूज हैं। एक्सेल की वर्कशीट के 3 डिफरेंट व्यूज हैं, यानी शीट को आप 3 डिफरेंट व्यूज में देख सकते हैं। पहला जो व्यू होता है नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब है कि जैसा आप काम कर रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ही लुक आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, और यही मोस्ट रिकमेंडेड व्यू होता है, इसीलिए जब आप एक्सेल को खोलते हैं तो अपनी तरफ से एक्सेल आपको यही व्यू देता है। वो अलग बात है कि जरूरत के हिसाब से आपको व्यू चेंज करना पड़ सकता है। जैसे अगर आप चाहते थे कि हम अपने एक्सेल में यहाँ पर हेडर फुटर दे दें, हर शीट पर हेडर फुटर लगाना है, तो हेडर फुटर लगाने के लिए अब वर्ड में तो आपको हेडर और फुटर के सेक्शन मिलते हैं, वहां पर क्लिक करिए और आप आ जाते हैं। लेकिन यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो दूसरा व्यू है हमारा यहाँ पे पेज लेआउट व्यू, आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए लुक चेंज हो गया शीट का, और सामने ही आपको देखिए यहाँ पे लिखा रहा है, लिख करके क्लिक टू ऐड हेडर। माने उसने आपकी शीट के नॉर्मल व्यू को एक ऐसे व्यू में कन्वर्ट कर दिया जहां पर आप ऑन स्क्रीन ही हेडर या फुटर डाल सकते हैं शीट में। तो क्या करेंगे, बस यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी हेडर आपको देना है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, और फुटर में जाना है तो स्क्रॉल करके शीट पर क्लिक करेंगे कहीं और स्क्रॉल करके नीचे फुटर के लिए आएंगे, और फुटर में आपको क्या देना है वो भी आप दे सकते हैं। जब भी आप हेडर या फुटर बार में होते हैं तो उस समय पर आपके स्क्रीन पर एक नई टैब और दिख रही होती है। ऊपर अगर आप देखें तो एक डिजाइन टैब दिख रहा है,
ये हमेशा नहीं दिखता है। देखिए अभी बताइएगा, अभी आप लोगों को डिजाइन टैब दिख रहा है? नो मैम। अभी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम हेडर या फुटर बार में है ही नहीं। लेकिन जब भी हम हेडर या फुटर बार में से, दोनों में से किसी एक में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली डिजाइन टैब जनरेट हो जाता है, क्योंकि ये डिजाइन टैब आपको हेडर और फुटर में डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे अभी मान लीजिए हमने कहा कि हमें हेडर फुटर 3 सेक्शन होते हैं, हेडर के भी फुटर के भी, लेफ्ट, सेंटर और राइट। अब लेफ्ट में मान लीजिए आप चाहते हैं कि यहाँ पर पेज नंबर आए, प्रिंट आउट निकालेंगे बहुत सारी शीट से, तो यहाँ पेज नंबर आए। तो पेज नंबर आपको अपने हाथ से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जज ही नहीं कर पाएंगे कि ये डेटा कौन से पेज पे आने वाला है। पर आप चाहते ही ये है कि जब भी हम प्रिंट आउट निकालें और बहुत सारा डेटा हो तो यहाँ पे पेज नंबर आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिजाइन टैब पर ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, हेडर एंड फुटर एलिमेंट्स। ये ग्रुप यहाँ पर मिल रहा है। आपको क्या करना है, इसी में देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर। बस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाएगा और यही पेज नंबर प्रिंट होगा। कैसे होगा अभी हम आगे देखते हैं। कई बार आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो आप देखते हैं कि करंट पेज और टोटल नंबर ऑफ पेजेस भी चाहिए होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि करंट पेज तो प्रिंट हो, ये भी प्रिंट हो साथ में कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो मान लीजिए हम चाहते थे इसके आगे ऑब्लिक बना हो, तो ऑब्लिक हमने कीबोर्ड से बना दिया और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट करने हैं। अब अभी तो मान लीजिए हमने कुछ काम किया नहीं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में हम बहुत सारे पेजेस बनाए, तो हमें तो पता नहीं कितने पेजेस हैं, लेकिन वो पेजेस आ जाएं। तो इसके लिए भी एक बार फिर यहीं आएंगे, नंबर ऑफ पेजेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑटो जनरेट हो जाएंगे नंबर ऑफ पेजेस। बीच में क्या चाहते हैं, अब ये देखिए इसने क्या दिखा दिया, 1/2, मतलब टोटल अभी 2 पेजेस जनरेट कर चुके हैं। आपने जितना काम किया उसमें 2 पेजेस आएंगे आपके, और आपका ये कौन सा पेज है, 1 है। तो जैसे जैसे काम करते जाएंगे ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली अपडेट होती चली जाएगी। नेक्स्ट, बीच में हम चाहते हैं आपका जो है यहाँ पर क्या प्रिंट हो, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कहा कि फाइल का नाम प्रिंट करना चाहते हैं। तो अगर फाइल का नाम प्रिंट करना चाहते हैं तो फाइल नेम का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर नाम उसके एड्रेस के साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो फाइल के पाथ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइल पाथ देंगे। अभी तो ये फाइल सेव्ड नहीं है, लेकिन जब हम सेव करेंगे तो वही नाम फाइल का और उसका एड्रेस आ जाएगा। राइट हैंड साइड पर क्या दिखाएंगे, देखिए अभी दिखा दिया उसने, बुक 1 कहाँ सेव्ड है, यहाँ सेव्ड है। अब यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, यहाँ मान लीजिए हमने कहा कि हम चाहते थे सॉरी, शीट का नाम प्रिंट हो, तो शीट का नाम प्रिंट करने के लिए शीट नेम के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और बस अब आप बाहर क्लिक करिए, अपने आप ही देखिए सब चीजें अपडेट हो जाएंगी। और यही नहीं, आज कल परसों महीने भर बाद, साल भर बाद, आप जैसे जैसे इसमें काम करते जाएंगे और शीट्स बढ़ाते जाएंगे, ये सारी चीजें ऑटो अपडेट होंगी, आपको इसमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये आप करते हैं यहाँ पर हेडर और फुटर का यूज, और आपको बॉदरेशन ये भी नहीं कि किस ऑप्शन में जाना है, सीधे सीधे बस यहीं से आप पेज लेआउट व्यू में आइए और बस यहीं पर आप अपना ये काम कर सकते हैं। क्लियर है आप सबको? यस मैम। ओके, तो ये पेज लेआउट व्यू है। इसके बाद लास्ट व्यू है हमारा पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू देखिए एक्चुअली तब हम यूज करते हैं जब हमने बहुत सारा डेटा बना लिया, काफी सारा हमारा काम किया हुआ है, लेकिन शीट पर जब हम काम करते हैं तो हम कभी ये जज नहीं कर पाते हैं कि हमारा डेटा कौन से पेज में आएगा। मतलब ये बहुत बड़ी टेबल बनी है अगर, तो कैसे पता चले कि कौन सा डेटा किस पेज में आने वाला है। तो अगर आप बिना प्रिंट आउट निकाले ये देखना चाहते हैं कि कौन सा डेटा कौन से पेज पर आने वाला है, तो उसके लिए आप पेज ब्रेक प्रीव्यू का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपकी शीट का एक नया ही व्यू बन गया, और आप कहेंगे कि यहाँ से तो शीट ही गायब हो गई। तो शीट क्यों गायब हुई? क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ काम ही नहीं किया है, जरा सा 2 लाइन का लिखा है, देखिए ये दिख रहा है, और बैकग्राउंड में पेज का नंबर भी दिख रहा है। नॉर्मल व्यू में जब आप होते हैं तो आपको कभी नहीं दिखता कि जो आप काम कर रहे हैं वो कौन से पेज पे आएगा, लेकिन पेज ब्रेक प्रीव्यू में आते ही पहली चीज आप देखते हैं कि जो भी डेटा आपका है वो किस पेज पर आने वाला है। जैसे हम एक और फाइल आपको खोल के दिखा दे रहे हैं जिसमें कुछ काम किया हो। सपोज हमने ये एक ले ली, ये एक बनी बनाई शीट है हमारे पास, तो यहां से हम कोई एक शीट उठा ले रहे हैं, ये शीट पड़ी है, ठीक है। अभी हमें शीट में क्या लिखा है इससे मतलब नहीं, लेकिन हम पेज लेआउट सॉरी पेज ब्रेक प्रीव्यू में आते हैं तो देखिए अब कितना सारा काम किया है तो वो दिख रहा है आपको यहाँ पर,
और साथ ही साथ ये भी दिखा रहा है कि ये डेटा पेज 1 में आएगा, ये डेटा पेज 2 में आएगा, ये डेटा पेज 3 में आएगा, फिर पेज 4 में ये आएगा, 5 में ये आएगा, 6 में ये आएगा, 7 में ये आएगा, 8 में ये आएगा, 9 में ये आएगा। माने काम करने के साथ साथ अगर आपको देखना है कि टोटल कितने पेजेस में डेटा प्रिंट होने वाला है और किस पेज में क्या आने वाला है, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू से आप जज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देखते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू में कि आपका जो शीट है इसमें कहीं कहीं ये ब्लू कलर की लाइनें दिख रही हैं, ब्रोकन लाइंस दिखती हैं। ये जो ब्रोकन लाइन आपको दिख रही है यही पेज ब्रेक्स हैं। मतलब वो आपको बता रहा है कि पेज यहीं पर ब्रेक हो जाएगा और इसके बाद का डेटा अगले पेज में आ रहा है, पेज नंबर 4 में। तो इस पे देखते ही आपको देखिए यहीं से देख करके अनुमान हो जाता है कि टेबल पूरी नहीं आ रही है, एक कॉलम बाहर जा रहा है या 2 या 3 कॉलम्स हमारे बाहर जा रहे हैं। तो खैर कैसे इसे सही करना है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी इसे डिस्कस नहीं करना है, बट फिलहाल हमने आपको ये बता दिया कि पेज ब्रेक प्रीव्यू का ये यूज होता है, ये इस तरह से आपको हेल्प करता है। पर काम आपको जब भी करना है तो नॉर्मल व्यू में ही करना है, क्योंकि नॉर्मल व्यू इज मोस्ट रिकमेंडेड व्यू और वहीं पर आप काम सही ढंग से कर भी सकते हैं, तो इसलिए नॉर्मल व्यू में ही काम करना होता है। तो ये हो गई हमारी एक्सेल की पूरी विंडो कि एक्सेल में विंडो में क्या क्या चीजें होती हैं, किस चीज का क्या नाम है और कैसे आप उसे यूज करते हैं। क्लियर है आप सबको? यस मैम। ओके, अब शीट टैब के बारे में बात करी तो वो तो हो ही गया, लेकिन साथ ही साथ जब शीट इंसर्ट करनी है तो शीट टैब आ गए, इंसर्ट हो गई शीट। शीट इंसर्ट के साथ साथ शीट को डिलीट करने की जरूरत पड़ सकती है, शीट के टैब को रीनेम करने की जरूरत पड़ती है, शीट टैब को मूव कराने की या कॉपी करने की जरूरत पड़ सकती है, और शीट को डिलीट भी जरूरत के हिसाब से करना पड़ता है कि भाई हमें नहीं चाहिए, और शीट को हाइड करने की जरूरत पड़ सकती है। इतने सारे काम शीट के साथ होते हैं। कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि शीट टैब को रीनेम कैसे करना है। जैसे हमने कल लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि भाई हम मंथ बाई मंथ डेटा बनाते हैं तो उसके लिए अलग अलग शीट्स हम इंसर्ट करते हैं। अब अगर हमें मान लीजिए शीट 23 में हमने कहा कि ये हमारा सपोज जनवरी का डेटा है मान लीजिए, तो हम शीट 23 से तो याद नहीं रख पाएंगे कि जनवरी का डेटा किसमें है। तो उससे अच्छा ये है कि शीट 23 की जगह अगर ये लिखा हो जनवरी तो हमें पता रहे कि भाई जनवरी का डेटा कहाँ है, फरवरी का कहाँ है। तो इसीलिए अपनी कन्वीनियंस के लिए जैसा काम शीट में किया होता है वैसा ही उसी से रिलेटेड कोई नाम अपनी शीट को दे देते हैं, जो इजीली शीट को ट्रैक करने में हमें हेल्प करता है। हम बस तुरंत शीट का नाम देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसमें किस तरह का डेटा दिया है। जैसे मान लीजिए अगर किसी ऑफिस में सैलरी का डेटा बन रहा है उसकी एक शीट है, सेल्स की डेटा बन रहा है उसकी शीट है, प्रोडक्ट की डिटेल्स है उसकी एक शीट है ना, अटेंडेंस की एक शीट है। तो उसमें क्या होता है कि शीट टैब पे वही नाम रख देते हैं कि सेल्स, अटेंडेंस, सैलरी, प्रोडक्ट डिटेल। तो शीट के नाम को देखते ही पता चल जाता है कि इसमें कैसा कौन सा डेटा है। तो जिस डेटा पे जाना होता है नाम को देख के बस उस शीट पर क्लिक कर देते हैं या वहां पहुंच जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम भी चाहते थे कि शीट 23 को हम जनवरी करें, शीट 22 को हम फरवरी करें और शीट 21 को हम मार्च करें। तो शीट टैब को रीनेम करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आपको पॉइंटर शीट टैब पे रखना है और आपको जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक कर देना है। जैसे ही शीट टैब पे पॉइंटर रख के आप डबल क्लिक करेंगे शीट टैब हाईलाइट हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप लोग इस समय शीट टैब हाईलाइटेड है? यस मैम। बस अब कहीं क्लिक नहीं करना, सीधे आप कीबोर्ड से नाम टाइप करिए और एंटर कर दीजिए। अब देखिए शीट 23 की जगह में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जनवरी। ऐसे ही शीट 22 को फरवरी करना है तो डबल क्लिक किया, फरवरी। तो बस डबल क्लिक करें शीट टैब पर, नाम टाइप करें और एंटर की प्रेस कर दीजिए तो शीट टैब रीनेम हो जाते हैं। क्लियर? अब अगर मान लीजिए फरवरी वाली शीट को हम मूव करके शीट 18 और 19 के बीच में रखना चाहते थे, कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि शीट जहां बनी है, बनी तो बनाई थी तब तो ठीक ही लग रहा था, लेकिन अब हमसे कह दिया कि शीट को यहां से उठाइए और यहां रख दीजिए। तो शीट्स को मूव करने की जरूरत पड़ती है, और जब भी शीट्स को मूव करना है कुछ खास नहीं करना, पॉइंटर को शीट टैब पे रखिए, माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और इसे ड्रैग करके धीरे धीरे लाइए। आप देख रहे हैं जब शीट ड्रैग हो रही है तो ऊपर एक ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है। वो एरो जैसे ही शीट 18 और 19 के बीच में आएगा हम अपने माउस का बटन
रिलीज कर देंगे। और देखिए शीट 18 और 19 के बीच में हमारी शीट आ चुकी है, Yes, ma'am. है ना। तो शीट्स को कभी भी मूव करना है, कहीं भी उठा के बस ड्रैग करिए और मूव करा दीजिए जहां भी चाहिए आपको। हमने कहा जनवरी के बाद ले आइए, ये आ गई। इसी तरह से शीट्स की कॉपी भी करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर हम चाहते हैं कि इसी फरवरी वाली शीट की एक और कॉपी बनाई जाए इसी वर्कबुक में, इसी फाइल में, तो आप शीट को कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंटर को शीट टैब पे रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर आपको एक ऑप्शन यहां दिखाई देता है, मूव और कॉपी। Copy. आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले तो आपसे यही पूछेगा कि शीट को कहाँ कॉपी करना है। ये देखिए पूछ रहा है टू बुक, यानी किस बुक में कॉपी करना है। बुक का मतलब फाइल है। और यहाँ पे दो आपको चीजें भी दिखा रहा है, एक तो दिखा रहा है बुक 1, बल्कि मैं पहले इस फाइल को सेव कर देती हूँ। तो मान लीजिए इस फाइल का नाम ही मैंने रख दिया CFM 10 to 11, ये हमारी फाइल का नाम है। अब हम इसे कॉपी कर रहे हैं, हमने कहा मूव और कॉपी। तो अब ये पूछता है कि कहाँ आपको इसे मूव करना है, कॉपी करना है। तो पहले तो सेम फाइल का नाम दिखा रहा है, और अगर दूसरा ऑप्शन देखें तो न्यू बुक भी दिखा रहा है। न्यू बुक पे यदि हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा, इस शीट की एक कॉपी बनेगी एक नई फाइल में। लेकिन हम नई फाइल में तो कॉपी करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं जिस फाइल में हमें उसी की कॉपी उसी में कॉपी हो। तो फाइल का नाम ऐसे सिलेक्ट करेंगे और अब पूछेगा कि कहाँ कॉपी करें, कौन सी शीट के पहले कॉपी करें, क्योंकि इसमें तो इतनी सारी शीट्स बनी है तो उन सब के नाम दिखा रहा है। तो हमने कहा हम चाहते थे कि ये शीट 18 के पहले कॉपी हो जाए, या जिसके भी पहले 16 के पहले कॉपी हो जाए, तो उस शीट को सिलेक्ट करेंगे। जिस शीट को आप सिलेक्ट करेंगे उसके पहले ये शीट कॉपी होगी। लेकिन ओके करने से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो ये कि आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को एक्टिवेट करना है, इनेबल करना है। सब कुछ सही करके भी अगर आप इस चेकबॉक्स को इनेबल नहीं करते हैं तो शीट कॉपी नहीं होगी बल्कि मूव हो जाएगी। जो काम आप ड्रैगिंग से कर रहे थे उसके लिए आपको इतनी मेहनत मतलब करते, तो हमने तो सीधे ही बता दिया ड्रैग करके रख दो। तो आपको अगर शीट को मूव नहीं कॉपी कराना है तो इस चेकबॉक्स को जरूर इनेबल करना है, और उसके बाद ही आप कहेंगे ओके। तो शीट 16 के पहले ये शीट हमारी कॉपी होगी। और देखिए यहाँ पर कॉपी हो गई, फेब्रुवरी यहाँ भी दिख रहा है, फेब्रुवरी यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन इसके आगे ब्रैकेट में 2 अपने आप लिख करके आ गया, जो ये बता रहा है कि ये हमारी ओरिजिनल शीट की दूसरी कॉपी है। तो इस तरह से शीट्स को कॉपी किया जा सकता है। मूव करना है तो वही सब कुछ वही रहेगा, राइट क्लिक, मूव और कॉपी। कहाँ, सेम शीट में, किसके पहले, 20 के पहले। मगर अब क्रिएट कॉपी पर क्लिक नहीं करना है और ओके कर देंगे तो देखिए शीट मूव होगी। अब जनवरी यहाँ इधर नहीं है कहीं भी, जनवरी एक ही है, जबकि फरवरी को आपने कॉपी किया था, इसलिए फरवरी की एक कॉपी ये और फरवरी की एक दूसरी कॉपी ये। तो इस तरीके से आप यूज करते हैं मूव कराने का ऑप्शन। अब ये तो आपने देखा जिस फाइल में आप थे उसी में आपने मूव या कॉपी कराया, लेकिन अगर आप एक नई फाइल में ये काम करना चाहते हैं तो क्या है, तो फिर राइट क्लिक करिए, सब कुछ वही, बस इस बार क्या कहना होगा, न्यू बुक। और कॉपी करना है तो क्रिएट और कॉपी पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे वो आपको खुद ही से बताने लगेगा कि खुद ही क्या करेगा, एक नई ब्लैंक वर्कबुक खोलेगा और उसमें हमारी इस शीट की कॉपी हो जाएगी। ये देखिए ये नई वर्कबुक एक खुली है और उसमें शीट की कॉपी हो गई है। 2 वर्कबुक हमारी बनी हुई है तो इसमें ये नई वर्कबुक खुल गई। अभी हम इसको पुरानी वाली फाइल में जा रहे हैं जो हमारी बनी हुई है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है अपनी ये वाली फाइल। तो ये तो हमने यहाँ से कॉपी किया है। अगर हमें मूव कराना है तो मूव कराने के लिए भी वही है, राइट क्लिक, मूव और कॉपी। कहाँ, न्यू बुक। और अब क्रिएट कॉपी पर क्लिक नहीं करेंगे, ओके कर देंगे तो देखिए शीट 17 एक नई वर्कबुक में आ गई। तो इस तरह से आप शीट्स को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब हम इसे क्लोज कर रहे हैं, हमारा इससे कोई काम नहीं करना है हमको। इसको भी हम क्लोज कर दे रहे हैं, इससे भी हमें कोई काम नहीं, ये तो खुली रहने देते हैं। तो आपने देखा कि शीट टैब पर राइट क्लिक करके सिर्फ आप मूव या कॉपी कर लेते हैं। और क्या कर सकते हैं, शीट इंसर्ट करते हैं, रीनेम, शीट का नाम बदलने के लिए तो हमने तो आपको बता दिया डबल क्लिक करिए। अगर आप डबल क्लिक से बचना चाहते हैं तो यहीं पर रीनेम पर क्लिक करिए, तो देखिए तब भी वही शीट नेम हाईलाइट हो जाएगा और जो नाम देना है दे दीजिए।
मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। व्यू कोड की आपको जरूरत नहीं है। प्रोटेक्शन यहाँ से नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। आप शीट टैब का कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो बस जो भी यहाँ पर देना चाहे कलर वो दे दीजिए। और ये देखिए येलो कलर दिखने लगा। अभी तो ये सिलेक्टेड है तो हल्का दिख रहा है, और जब किसी और को सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। तो बैंक्स वगैरह में या ऐसे बहुत सारे बीपीओ सेक्टर होते हैं या इंस्टीट्यूशनल लेवल पर बहुत ही गुड लुकिंग शीट्स बनाई जाती हैं, कलरफुल शीट्स बनाई जाती हैं। खैर कैसे कलर वलर देते हैं वो तो हम आगे सीखेंगे ही, लेकिन शीट टैब्स भी वगैरह अच्छे से फॉर्मेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शीट के साथ और क्या कर सकते हैं, शीट को आप हाइड कर सकते हैं। वैसे तो शीट को हाइड करने की तब तक कोई जरूरत नहीं जब तक कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट शीट ना तैयार की जाए या कोई कॉन्फिडेंशियल शीट ना बनाई जाए। लेकिन अब मान लीजिए आपने कहा कि हमें तो इसमें ये वाली फरवरी वाली शीट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम नहीं चाहते कि किसी को भी ये शीट दिखाई दे, तो आप इस शीट को हाइड कर सकते हैं। राइट क्लिक और हाइड ऑप्शन पे जाएंगे। अब ये देखिए पूरी उसमें हमारी ये वाली वर्कशीट अब नहीं है, बाकी सब है लेकिन वो वर्कशीट आपको नहीं दिखेगी। आपको जब भी अनहाइड करना है तो भी राइट क्लिक करिए, यही नीचे देखिए अनहाइड का ऑप्शन है, कहीं भी राइट क्लिक करिए किसी भी शीट पर। अब फरवरी तो छुप गई, वो तो नहीं दिख रही है, मगर किसी भी शीट टैब पे पॉइंटर रख के राइट क्लिक करिए और अनहाइड कहेंगे तो देखिए जितनी भी शीट्स आपने हाइड की थी उनकी लिस्ट यहाँ दिख रही होगी। आपको जिस शीट को अनहाइड करना है उसे सिलेक्ट करें और कह दे ओके, तो हिडन शीट अनहाइड हो जाएगी। पर हिडन और अनहिडन का तो ये है कि जब तक आपको ये पता है कि भाई आप जहाँ काम कर रहे हैं लोगों को आपसे कम नॉलेज है, तब तो हाइड अनहाइड करने से भी काम चल जाएगा कि भाई दूसरे को पता ही नहीं चलेगा कि हमने हाइड किया है। लेकिन अगर लोग आपके जैसी नॉलेज रखते हैं या आपसे ज्यादा अच्छी नॉलेज रखते हैं तो उस समय पर फिर शीट को आपको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना होगा, और कैसे करना होगा वो हम आपको बताएंगे। अब शीट को डिलीट करने की बात आती है। हाइड अनहाइड सब हो गया, अब शीट को डिलीट करना है। तो एक शीट यदि डिलीट करनी है तो बस कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके कह दीजिए डिलीट। शीट डिलीट हो गई। अगर शीट में कोई काम नहीं किया होता तो सीधे डिलीट हो जाती है, लेकिन शीट में अगर आपने कुछ भी काम किया है, एक अक्षर भी लिखा होता, तो राइट क्लिक करके जैसे ही आप डिलीट करने का ऑप्शन यूज करते, ये आपको वार्न करता, ये कहता कि भाई आप जब शीट डिलीट करेंगे तो डेटा भी परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो अब क्योंकि इस तरीके का टास्क जो होता है ये एक बहुत ही रिस्की एक्शन होता है, तो इसीलिए वो आपको वार्न कर रहा है, कंफर्मेशन मांग रहा है कि अब डिलीट कर दें, डेटा भी डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप कंफर्म है तो कहिए डिलीट, और अगर आपने गलती से ये किया था या मान लीजिए आपको पता नहीं था कि डाटा भी डिलीट हो जाएगा, तो कैंसिल करके आप बाहर भी आ सकते हैं। ऐसे ही एक शीट डिलीट करनी है तो एक साथ एक ही शीट डिलीट करी, लेकिन अब मान लीजिए हम चाहते थे कि शीट 20 से लेकर के शीट 13 तक सब डिलीट हो जाए, तो 1 बाय 1 उन्हें डिलीट करने की जरूरत नहीं है, एक साथ उन शीट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे, शीट 20 पे क्लिक किया और शीट 13 पे क्लिक करने से पहले शिफ्ट की दबा देंगे कीबोर्ड से, और शिफ्ट की को दबा करके शीट 13 पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही देखिए सारी शीट 20 से लेकर शीट 13 तक सब एक साथ सिलेक्ट हो गई। अब किसी भी एक सिलेक्टेड शीट टैब पर पॉइंटर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कह देंगे डिलीट, और देखिए सारी शीट्स डिलीट हो गई। तो इस तरह से शीट्स को डिलीट किया जा सकता है। अब हमने कहा शीट 12 पे, और अब शीट 12 के बाद हम कहाँ जाना चाहते हैं, लास्ट तक पूरी डिलीट करना चाहते हैं, शीट 1 से शीट 12 तक सारी। तो शिफ्ट की दबा दी और शीट 1 पे क्लिक किया, तो अब देखिए शीट 1 से लेकर के शीट 12 तक सब सिलेक्ट हो गई, और किसी भी एक शीट पर राइट क्लिक करा और राइट क्लिक करके कह दिया डिलीट, तो देखिए सारी शीट्स में आपकी डिलीट हो जाएंगी। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्कबुक में अगर आप शीट्स को डिलीट करते हैं तो सारी शीट्स नहीं डिलीट कर सकते। डिलीट करते करते यदि आप लास्ट वर्कशीट को भी डिलीट करेंगे तो ये आपको डिलीट करके नहीं देगा, वो कहेगा कम से कम एक शीट तो एक फाइल में रहनी ही चाहिए। तो मैं जल्दी से बता दे रही हूँ ये चीज कि डिलीट करना और हाइड करने का जो काम है वो एक एक करके तो कर, मतलब ऐसे तो कर देगा, लेकिन एक जो लास्ट वर्कशीट बची होगी वो ना तो डिलीट हो सकती है और ना ही हाइड हो सकती है। तो कम से कम वर्कबुक में एक शीट अनहिडन रहनी चाहिए, अनडिलीटेड रहनी चाहिए, वो रहेगी। अगर आप लास्ट वर्कशीट को भी कह देंगे हाइड तो देखिए एरर दिखाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, टाइम ओवर हो रहा है। आप लोग प्लीज ये सारी चीजें ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम अब कल अपना डेटा बनाना सीखेंगे, पहले थोड़ा सा कि काम कैसे करते हैं और डेटा कैसे बनता है, ताकि आप लोगों के पास प्रैक्टिकल के लिए कंटेंट हो। ओके देन, ओके, इट्स ऑल फॉर द डे। मैम वीडियो रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक।